नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। दरअसल ये अपना टॉपिक चल रहा है, उसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशंस, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, उसमें जीएसटी काउंसिल क्या है, कैसे काम करती है, क्या कंपोजिशन है। उसके बाद हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लिया। फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन कौन करता है, कौन उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कितने साल के लिए किया जाता है। और फिर हमने देखा था 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में, और उस फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन देखी थी। अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह, ठीक है। उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी उसको हमने देखा था। टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या थी। ये सब चीज़ें हमने उसमें ऑलरेडी देख ली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जो है वो भी हमने देख लिए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में कौन कौन से ट्रेंड्स जो है वो देखे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर शुरू करें इससे पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं जेआरएफ हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, 2 यूपीएससी मेंस लिख चुका हूँ। मास्टर्स में मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, बैचलर्स बिजनेस मैनेजमेंट से है और अपने बैच का मैं टॉपर रहा हूँ। साथ ही साथ इस क्षेत्र में, यूपीएससी के क्षेत्र में मुझे पढ़ाते हुए लगभग 5 साल का वक्त हो गया है। ठीक है, ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर पे, है ना। अगर हम बात करें सेंटर स्टेट रिलेशंस की, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अगर हिस्ट्री में या पॉलिटी में अगर आपने पढ़ा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से जब देश आज़ाद होता है उसके बाद में सिंगल पार्टी जो है वो शासन रहता है। कांग्रेस पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है, और सेंटर साथ ही साथ स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है। परंतु यहाँ पर आते हैं 1957 सबसे पहले पहली किसी स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। कहाँ बनती है? केरल में। किसकी बनती है? तो ये बनती है कम्युनिस्ट पार्टी की, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है केरल में पहली कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया में अगर बनती है ना। और ये पहली बार था कि कम्युनिस्ट जो है किसी, आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम यहाँ पर करते हैं। नहीं तो इससे पहले कम्युनिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं करते थे। इससे पहले वो मार काट धाड़ लूटना करना, इसमें ज़्यादा वो विश्वास करते थे। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है केरल में। किसकी अध्यक्षता में? चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं उस टाइम पे? ईएमएस नंबूद्रिपाद, ये होते हैं चीफ मिनिस्टर। ये जीत जाते हैं केरल में। हालांकि बाद में वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया जाता है, जो कि गलत था, है ना। तो ये 57 में। अब आप कहोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें क्रोनोलॉजी में ऐड करने को दे दिया था। जिसमें एक तो ये था कि एयर इंडिया जो है उसका उसको कब जो है वो बेचा गया था, खरीदा गया था। फिर यहाँ पर एसबीआई का गठन दे दिया गया था। उसके बाद में पहली कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो दे दिया गया था। इस प्रकार से कुछ दे दिया गया था, है ना। तो अगर इसमें आपको एक दो भी पता होते तो शायद आप लगा लेते, है ना। तो ये पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी केरल में 1957 में, है ना। इससे पहले पूरे इंडिया में स्टेट्स में साथ साथ सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक है साहब। अब 57 से लेके बात चलती रही। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 1964 में। फिर प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं। अब देखो, जब तक नेहरू जी थे तब तो इनका ओहदा बहुत बड़ा, पूरे विश्व में इनका ओहदा बड़ा। तो भारत में अब देखो पूरा लेगेसी इनकी थी, तो जीतना, जब तक ये थे जीतना स्वाभाविक था, है ना। परंतु जब इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री के बाद में भी कांग्रेस में थोड़े से डिस्प्यूट से पैदा हो जाते हैं। अब देखिए 1967 आते आते, 1967 आते आते 9 स्टेट्स जो है ऐसा होते हैं जिनमें नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे कि मद्रास की बात करें हम, जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात में भी शायद से सरकार इनकी नहीं बनती है। ऐसे राज्यों में जो है अब सरकार, माफ कीजिए, ऐसे राज्यों में सरकार जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की नहीं बनती है। अलग अलग दलों की सरकार यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है। जैसे कि कई जनसंघ वगैरह ऐसे अलग अलग पार्टीज थी, तो इनकी सरकारें जो है यहाँ पर बनना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो 1967 में जो वन पार्टी रूल जिसे कहते हैं, एक पार्टी का शासन, वो यहाँ पर थोड़ा सा अब समाप्त हो जाता है। तो ये अगर हम देखें, ये 1967 एक वाटरशेड ईयर हुआ करता था, है ना। इस ईयर के बाद में
जो एक पार्टी की सरकार हुआ करती थी वो अब ऐसा सिस्टम खत्म होने को आ गया था, है ना। 1967 के बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो हारना शुरू हो जाती है और पूरा का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही एक चेंज हो जाता है ना। भाई देखो, पहले सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट और स्टेट्स में सेंटर की गवर्नमेंट, तो होगा क्या है, इसकी कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो क्या होगा, एक बढ़िया से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहेगा और साथ में सब लोग मिलकर चलेंगे, ऐसा काम था। अब यहाँ स्टेट्स में अलग पार्टी की सरकार और सेंटर में अलग पार्टी की सरकार, तो अब विवाद उत्पन्न होना यहाँ शुरू होंगे। तो ये एक वाटरशेड ईयर माना जाता है 1967, ठीक है। अब जैसे ही नए अलग अलग यहाँ पर दलों की सरकार बनने लगती है, अलग अलग पार्टीज की सरकार बनने लगती है स्टेट्स में, तो क्या होता है कि ऑटोनॉमी की, स्टेट ऑटोनॉमी की मांग उठने लगती है कि भाई स्टेट जो है उसको ज़्यादा आप ऑटोनॉमी दो, हम लोगों के ऊपर आप थोपो मत। जो सेंटर है उसको ये कहते हैं स्टेट्स कि आप जो है अपने आप को हम पे थोप रहे हो, ऐसा मत करो, स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दो, ज़्यादा पावर दो, ऐसी मांगे उठने लगती है 1967 के बाद में। क्यों उठने लगती है? क्योंकि अलग अलग दलों की यहाँ पर सरकारें होती हैं। इसकी वजह से जो है टेंशन पैदा होने लगती है कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिमांड ऑफ मोर स्टेट पावर्स, है ना। एक तरफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि सारी शक्तियां हमारे पास हो, और एक तरफ हो गया कि स्टेट को जो है ज्यादा पावर देना चाहिए। इनके बीच में अब यहां पर टेंशन होना शुरू हो जाती है ना। तो यहां पर अब अपना जो उद्देश्य होगा इसका, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को अब समझने का, यहां उसका यही है कि ये किस किस प्रकार से ये जो टेंशन्स हो रही थी और इनका डेवलपमेंट जो है, क्या ये घटनाएं होती है, ये हम इसमें समझेंगे, ठीक है साहब। देखो ये है नमूद्रिपाद साहब, है ना, ये नहीं, ये नहीं है नमूद्रिपाद साहब, ये शपथ लेने हैं, शपथ दिलवा रहे हैं इनको, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं हम आगे, माफ कीजिएगा, हाँ जी, अब आ जाते हैं हम, है ना। तो ये टेंशन्स जो है वो क्या मेन जो है यहाँ पर होने लगती है। तो टेंशन्स जो होने लगी वो क्या होने लगी कि राज्यपाल जो होते थे, गवर्नर, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा और फिर उनको कभी भी डिसमिस कर दिया जा रहा था, ये एक थी। भाई राज्यपाल जो है वो किसको बनाया जाना चाहिए, क्या किसी पॉलिटिकल शख्सियत जो है उसको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, या कोई नॉन पॉलिटिकल पर्सन है उसको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, कितने साल के लिए बनाया जाना चाहिए। मान लीजिए राज्यपाल की नियुक्ति उन करते हैं प्रेसिडेंट, और किसके एड एंड एडवाइस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और मान लीजिए कि केंद्र में सरकार है कांग्रेस की, और यहां पर देखिए जैसे ही कांग्रेस की सरकार अगर सेंटर में बदली, वैसे ही जो है वो इनको भी बदल दिया जाता है, राज्यपाल को भी, गवर्नर को, आज भी ऐसा ही होता है ना। तो ये ऐसा करा गया कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी और बर्खास्तगी कैसे होगी, इस पे भी जो है आप थोड़ा सा ठीक से बात करो, क्योंकि 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है तो इनको पहले ही हटा दिया जाता है, कोई रीजन भी नहीं बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद है गवर्नर की पक्षपाती भूमिका, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी रोल ऑफ गवर्नर्स। डिस्क्रिमिनेशन कैसे? भाई देखो, राज्यपाल जो है इसकी एक भूमिका, इसका एक रोल क्या है कि ये एजेंट के रूप में काम करता है। किसके एजेंट के रूप में? सेंटर के एजेंट के रूप में काम करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है साहब। तो सेंटर के एजेंट के रूप में काम करता है स्टेट्स में, और कभी कभी ये क्या करता है, स्टेट्स में पॉलिटिकल इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। ये एजेंट के रूप में ही काम करने लग जाता है, और वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है उसके उसके भूमिका को छोड़ के पूरा एजेंट के रूप में ही काम करने लग जाता है ना। फिर ये क्या करने लग जाता है भाई, वहां पर सरकार गिराने में, है ना, सरकार की जोड़ तोड़ करने में, अपने दल, भाई आजकल जो गवर्नर्स कौन बन रहे हैं, वही आदमी गवर्नर बन रहे हैं जो किसी पार्टी के पहले सदस्य रहे। अब उसका तो पार्टी से लगाव है, और दूसरे पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसको गिराने में या अपनी पार्टी की सरकार को बनाने में, रातों रात शपथ दिलवाने में, ऐसा ये राज्यपाल करने लगते हैं, पक्षपाती भूमिका निभाने लग जाते हैं। तो ये भी एक टेंशन का मुद्दा था, है ना, ठीक है साहब। फिर जहां जहां सेंटर में सरकार वाले दल की सरकार नहीं होती थी, वहां वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। जैसे कि 1957 में नंबूद्रिपाद की सरकार बन गई केरल में। अब ये किसकी सरकार थी? ये तो सीपीआई की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। अब इसको गिरा दिया गया कांग्रेस के द्वारा। क्या कर दिया गया यहां पर? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल यहां पर रूल लगा दिया गया कि भाई नहीं, ये तो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो ये राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया 356 आर्टिकल में, ये भी पक्षपाती भूमिका यहां पर निभा रहा था। फिर स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट्स की। भाई स्टेट पुलिस जो है वो ध्यान रखेगी। बट सेंटर जो है बिना स्टेट की मर्जी के भी स्टेट्स में जो है
वो इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह को ले जाके वहाँ पर तैनात कर दे रहा था। तो ये भी एक था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो सेंट्रल फोर्सेस है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए, है ना, सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और सेंटर कर रहा था। तो ये तो फिर एक तनातनी वाली कॉन्फ्लिक्ट वाली एक सिचुएशन आ जाती है ना, क्योंकि स्टेट कहेगा भाई ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा पावर है, अब सेंटर आके जो है इसमें फालतू का जो है वो हमारे यहाँ हस्तक्षेप करा। ऐसा हुआ है अभी हाल फिलहाल में भी पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया, तो ममता दीदी ने जो है इसका विरोध किया था, है ना। ममता दीदी मेरी दीदी नहीं है, सबकी दीदी है, कैसे हैं ऐसा, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है साहब। फिर हो गया राज्य विधायकों, जो विधायिकाएं हैं उनके जो विधेयक बनाए जा रहे थे, जो भी बिल्स हुआ करते थे, उन बिल्स को फालतू में ही, जिसकी जरूरत में ना हो, राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिया जा रहा था, है ना। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के रख दे रहे थे। कौन रखता है ये रखता है राज्यपाल। जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के जो विधेयक होते हैं उनको रख सकता है। अब राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते थे, कोई उस पर विचार ही नहीं करते थे। तो स्टेट बेचारे क्या करेगा, वो तो कोई कानून ही नहीं बना पाएगा ऐसा। तो ये भी एक टेंशन का यहाँ पर कारण बन जाता है। फिर भाई जिस राज्य में मान लीजिए कि यहाँ पर है सेंटर में कांग्रेस की सरकार, और राज्य में मान लीजिए कहीं पर जनसंघ की सरकार है, कहीं पे सीपीआई की सरकार है ना। तो कांग्रेस क्या करेगी, ये सेंटर क्या करेगा, भाई जिस जिस स्टेट में अपने राज्य अपने दल की सरकार नहीं है ना, उसको हम पैसा कम देंगे। क्या करेंगे, उसको हम पैसा कम देंगे। भाई पहले तो पैसा जो है योजना आयोग बताता था कि कैसा कैसा पैसे देने, है ना। गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला वगैरह आपने सुना होगा। तो ऐसे पैसे दिए जाते थे। अब जिस दल की सरकार सेंटर में नहीं है, उस दल के सरकार को तो पैसे दिए जाते थे कम, है ना। तो ये भी एक तनाव का मुद्दा यहां पर हुआ करता था। फिर जो योजना आयोग है, योजना आयोग जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता था स्टेट के प्रोजेक्ट्स में। क्यों, क्योंकि योजना आयोग यहां पर क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। इंग्लिश में कहो तो 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। तो स्टेट के भी 5 ईयर प्लान होते थे, और स्टेट के 5 ईयर प्लान जो है उसमें फाइनेंशियल हेल्प कौन करता था, योजना आयोग यानी कि सेंटर करता था। अब ये अपने तरीके से, यानी जैसा सेंटर बोलेगा वैसा अगर तुम योजनाएं बना रहे हो, वैसा अगर कर रहे हो तो सेंटर पैसा देगा, और नहीं तो सेंटर पैसा नहीं देगा। तो ऐसा ये होता था। तो इसकी वजह से ये भी एक रीजन था कि सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पर तनाव बना रहता था। फिर क्या था, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस, है ना, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये वाली ऑल इंडिया सर्विसेज थी, इनके लिए भी विवाद का मुद्दा था। क्यों विवाद का मुद्दा था भाई, भाई ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, इनकी सैलरी डिसाइड कर देता है सेंटर, और उतना फिर पैसा देना पड़ता है राज्य सरकारों को। फिर ये तो उस राज्य के बारे में जानते ही नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि पश्चिम बंगाल का कोई आदमी है या ये जो ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी है वो पश्चिम बंगाल में उसकी नियुक्ति होगी, ये तो मान लीजिए कि तमिलनाडु में नियुक्ति हो जा रही है, तो तमिलनाडु के वहाँ की भाषा के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में तो ये जानता ही नहीं होगा ठीक से, है ना। तो ये वाली मुद्दा था। और फिर ये तो सेंटर भी इसमें हस्तक्षेप होता था ना इसका। इसको फाइनली निकाल कौन सकता है, सेंटर निकाल सकता है। नियुक्ति कौन करता, तो सेंटर करता है। जबकि स्टेट बेचारे इनको ये कितना भी बदमाशी कर ले इनको निकाल ही नहीं पाता था, है ना। अब तो इनका क्या कहना था भाई, या तो कोई केंद्रीय सेवा हो जो सेंटर अपना देखे, और या फिर राज्य सेवाएं हो, ये ऑल इंडिया सर्विसेज नाम की चीज़ों को आप हटाओ, है ना। ठीक है साहब। तो ये भी एक तनाव का मुद्दा था। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हुआ करता था उसका इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल यूज के लिए। जैसे आज अगर आप देखा जाए आज के माहौल में, तो आपको नजर आएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या आप ये जो टीवी वाली मीडिया है, इसको अगर आप देखोगे तो होगा क्या, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बीजेपी जो है उसका गुणगान करेंगे, कुछ चैनल ऐसे हैं जो बीजेपी का विरोध ही करेंगे। समझ आ रहा है आपको, आपको ऐसे चैनल्स आपको दिख जाएंगे। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो विरोध करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो समर्थन करेंगे चाहे कितनी खराब बात हो जाए, है ना। तो ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना। और ये आज भी रेलेवेंट है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी अगर पूछ ले कि टेंशन किन किन मामलों को लेकर है, तो इन्हीं सब मामलों को लेकर आज भी टेंशन बनी रहती है। ठीक है साहब। फिर
मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया जाता था और कार्रवाई कर दी जाती थी। तो ये बात हुई कि भाई नहीं, ऐसा सिटिंग मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज भी देखो भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है ना, और अगर हम देखें झारखंड के, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन। इनके ऊपर कार्रवाई मुख्यमंत्री रहते हुए, आज भी ऐसा चल रहा है ना। ठीक है साहब, तो ये एक तनाव का कारण था। फिर वित्तीय साझेदारी यानी फाइनेंशियल शेयरिंग जो है, इसके ऊपर भी ये भी टेंशन का कारण था। टेंशन का कारण कैसा था भाई? स्टेट्स से जो है वो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह तो सरकार वसूल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट्स को जो पैसे कम दिए जा रहे हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास कम है। स्टेट्स तो जो है वो सेंटर के जो भी उसको अनुदान मिलता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा, उसके खुद के सोर्सेज तो बहुत कम है, तो उसके खुद के सोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए, सेंटर कम वसूल करना चाहिए। ये एक तनाव का मुद्दा था, है ना। फिर क्या था, सेंटर क्या कर रहा था, जो स्टेट लिस्ट है उसको, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर रहा था, है ना। हमने देखी भाई 3 लिस्ट होती है, कौन सी? एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, है ना। भाई यूनियन में तो सेंटर कानून बनाएगा ही, कंकरेंट में भी कानून बनाएगा, और स्टेट पे स्टेट कानून बनाएगा। तो होता क्या था कि स्टेट जो ये लिस्ट थी, इसमें से सब्जेक्ट निकाल निकाल के या तो कंकरेंट में डाल दिए जा रहे, या तो यूनियन में मिला लिए जा रहे। तो ये तो इसका इनकॉर्पोरेट हुआ ना भाई। अगर इसको कंकरेंट में भी मिला दिया गया तो भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर तो कमी होगी ना, क्योंकि अब तो इसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है, और किसी एक ही मुद्दे पर सेंटर और स्टेट का कानून हुआ तो प्रिवेल किसका करेगा? सेंटर का करेगा, है ना। तो ये राज्यों में यहाँ पर विवाद का कारण बन जाते हैं। ये सारे मुद्दे जो है वो टेंशन के होते हैं, और ये आज भी उतने रिलेवेंट है जितने तब थे। आज भी अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आज भी ये उतने ही रिलेवेंट होंगे। यही सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। और राज्यपाल जो है, इसके बारे में तो स्पेशली पूछा जाता है। अगर आपका ऑप्शनल पवेड है तो उसमें तो ऐसा राज्यपाल की भूमिका पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें सुधार करने के लिए, सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए 1966 में यहाँ पर गठित की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, फर्स्ट एआरसी, है ना। ये यहाँ पर गठित कर दिया जाता है फर्स्ट एआरसी 1966 में। किसके अध्यक्षता में? तो आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। यही मोरारजी देसाई बाद में 1977 में इमरजेंसी लिफ्ट होने के बाद में पीएम बनते हैं। इंदिरा गांधी के बाद में ये जो है यहाँ पर पीएम बनते हैं। जब गठबंधन की सरकार बनती है, संयुक्त मोर्चा की सरकार जब बनती है ना, उसमें ये मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। उस वक्त मोरारजी देसाई जो है वो कांग्रेस में ही रहते हैं। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में फर्स्ट एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जाता है। देखिए ये फर्स्ट एआरसी, संथानम कमेटी, इसी वक्त जो है संथानम 1964 में संथानम कमेटी बनाई जाती है, संथानम समिति या संथानम आयोग भी बनाया जाता है। और इस संथानम आयोग की सिवाय इस पर सीबीसी बनाया जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई वगैरह, है ना। भ्रष्टाचार को खत्म करना, लोकपाल, लोकायुक्त, ये आगे और पढ़ेंगे जब हम गवर्नेंस वाला सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब हम ये पढ़ेंगे, है ना। तो यही यहाँ पर देखिए, अब ये मेंस के आंसर में कोट करने के काम आता है। आपको कुछ भी अगर देना है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो आप फर्स्ट एआरसी, सेकेंड एआरसी, ऐसा आपको कोट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना दिया जाता है फर्स्ट एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना, मोरारजी देसाई। और बाद में इसके अध्यक्ष जो है वो के हनुमंतैया भी रहते हैं। क्या रिकमेंडेशन देता है ये फर्स्ट एआरसी? मेन जो है वो रिकमेंडेशन हम याद रख लेंगे। पहला है कि भैया इंटर स्टेट काउंसिल आपको बनाई जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 263 में जो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करी गई है वो आपको गठित करनी चाहिए। हालांकि सरकार देखिए 1966 में कहा, मगर सरकार ने ये वाली बात नहीं मानी, और पहली इंटर स्टेट काउंसिल कब बनाई जाती है? 1990 में बनाई जाती है, 1990 में बनाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी रिकमेंडेशन ये देते हैं कि भाई जो गवर्नर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर पक्षपात नहीं करना चाहिए, उनकी भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। आपको चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर बात आती है। फिर फर्स्ट एआर से कहता है कि भाई राज्यों को जो है वो और अधिक शक्ति दी जानी चाहिए, विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर आपको करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये कहता है भाई अब स्टेट के पास ज़्यादा पावर है तो राज्यों को ज़्यादा पावर यहाँ पर देनी चाहिए, ये वाली बात कहते हैं। ठीक है, फिर जो फाइनेंशियल पावर्स है वो भी स्टेट्स को ज़्यादा दे जानी चाहिए, ताकि जो है वो डिपेंडेंसी जो है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है सेंटर पे, वो थोड़ी कम हो पाए, है ना। यानी कि राज्यों को और अधिक पावर दी जानी चाहिए, फाइनेंशियल पावर भी उनको और दी जानी चाहिए।
और सेंट्रल आर्म फोर्सेस को जो स्टेट में डिप्लॉय किया जाता है वो तभी किया जाए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और स्टेट रिक्वेस्ट करे। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, अब पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी स्थिति खराब चल रही है, वहाँ की स्टेट पुलिस जो है उसको इससे निपट नहीं पा रही है। तो अगर पश्चिम बंगाल रिक्वेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट से, ममता दीदी बोले मोदी जी को कि मोदी जी एक काम करो, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजो हमारी हेल्प के लिए, तभी आपको भेजना चाहिए। या ऐसे ही मुंह उठा के नहीं भेज देना चाहिए कि वहाँ किसी और दल की सरकार है इसलिए हम वहाँ पर भेज दें, है ना। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, है ना। हालांकि बाद में सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट एआरसी की सिफारिशों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एआरसी। अब देखो, अब यहां पर मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 1967 के बाद में अलग अलग दलों की सरकारें, अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट जो है फॉर्म होने लगती है स्टेट्स में। ठीक है साहब, ऐसे ही देखिए जो तमिलनाडु था तब का मद्रास, है ना। तो मद्रास जो है तमिलनाडु, वहां पर भी सरकार बन जाती है दूसरे दल की, डीएमके की सरकार बन जाती है। अब अलग अलग सरकारें जो है वो अलग अलग और अधिक ऑटोनॉमी की मांग करने लगती हैं। तो यहीं पर तमिलनाडु सरकार जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बना देती है, और कमेटी के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर पीवी राजमन्नार। ठीक है ना, ये आपको पूरी क्रोनोलॉजी में आपको याद रखने, हो सकता है कि प्रीलिम्स में क्रोनोलॉजी में लगवाने के लिए आपसे पूछ लें। तो ये 1969 में डीएमके की सरकार होती है वहां पर, और पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में प्रेसिडेंसी में यहां पर बना दी जाती है एक राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार कमेटी ने क्या कहा, भाई स्टेट ने बनाई है तो ये क्या करेगी, भाई स्टेट को ज़्यादा पावर देना चाहिए, सेंटर जो है उसको ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, सेंटर को फालतू में स्टेट के ऊपर ज़्यादा जो है वो दबाव नहीं बनाना चाहिए। ऐसी बात करेगी, भाई स्टेट ने बनाया तो स्टेट की ही ये तो पक्षधर होगी, पक्ष लेगी। ठीक है ना। तो यही अब इसकी रिकमेंडेशन ये है, क्या है कि याद करने का तरीका है कि कंसेप्ट ऐसे बिल्ड होते हैं कि मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा और राजमन्नार कमेटी की सिफारिशें आ गई मेंस में, सॉरी प्रीलिम्स में, तो आप क्या करोगे, अगर उसमें ऐसे कह दे कि भाई नहीं सेंटर को मजबूत बनाना चाहिए, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि राजमन्नार कमेटी को बनाया किसने था, डीएम की पार्टी की सरकार ने बनाया था तमिलनाडु में, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि यार कम से कम स्टेट जो है उसकी तो ये थोड़ा सा पक्ष तो लेगा ही लेगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा याद रखने के लिए, अगर भूल जाओ तो याद रखने के लिए, है ना। अब देखो इन्होंने कहा कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आपको बनाई जानी चाहिए, है ना। अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो तुरंत गठित कर देनी चाहिए, मगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। कब बनती है, 1990 में, है ना। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो कोई भी स्टेट में और सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए। फिर फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 में जो बनाया गया है, ये उसको परमानेंट कर दो। अभी क्या होता है, हर 5 साल में जो है या उससे पहले एक वित्त आयोग गठित करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि भाई उसको परमानेंट ही बना दो, ताकि वो और भी अपना खाली टाइम पे काम करता रहे। जैसे कि मान लीजिए आज भी ये मांग उठती है कि फाइनेंस कमीशन है उसको परमानेंट बना देना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को अबोलिश कर दो, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में क्या था, ये एक तो टॉप डाउन अप्रोच अपनाता था। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि यहाँ दिल्ली में बैठ के, दिल्ली के एसी रूम्स में बैठ के ये केरल में क्या योजना बनाई जानी चाहिए उसकी बात कर देते हैं, है ना। अब इसकी जगह तभी तो नीति आयोग लाया गया था। तो नीति आयोग क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच अपनाता है, नीचे वाली चीज़ों को ऊपर लेके आता है ना। तो यहाँ पर क्या था कि राज्य सरकारों की ये कम सुनता था, अपनी ज़्यादा चलाता था। तो क्या है भाई, योजना आयोग को अबोलिश कर दो। ठीक है साहब, आर्टिकल 356 और 357 जो है इसको हटाया ही दो। अब 356 में क्या है साहब, तो क्या है 356 में, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। तो इन्होंने कहा कि यार ये प्रेसिडेंट रूल वाली बात है ना, ये है ही खराब, इसको हटा ही दो। ये राजमन्नार कमेटी बोलती है। ठीक है साहब, ज़्यादा पावर देनी चाहिए स्टेट्स को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा पावर दो, सेंटर ही अपने पास सारी पावर जो है उसको इकट्ठा करके ना बैठे, है ना। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आईएएस आईपीएस आईएफएस, उसको खत्म कर दो, नहीं चाहिए। या तो भैया आप रखो सेंटर की सर्विसेज, या तो आप रखो स्टेट की सर्विसेज। भाई स्टेट वाले की सर्विस स्टेट देखेगा और सेंटर की सर्विस सेंटर देखेगा। जैसे आज है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ये क्या है, ये सेंट्रल सर्विस है। इसको नियुक्त करना, हटाना, ट्रांसफर करना, निकालना, ये सब कौन देखता है, सेंटर ही देखता है। परंतु इनको कौन देखता है, ऑल इंडिया सर्विसेज को, इनमें दोनों में बटा होता ही है ना। तो इन्होंने कहा भाई नहीं, ये चीज़ें जो है आप हटाओ, ऑल इंडिया सर्विसेज को ही अबोलिश कर दो। ठीक है साहब,
क्या हुआ फिर इस रिपोर्ट में? कोई रिपोर्ट, इसको इग्नोर ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बातें मानने वाली नहीं है, प्रेसिडेंट रूल को नहीं माना जा सकता। मान लीजिए कि सेंटर जो है, स्टेट्स जो है वो तो अपनी मनमानी करने लग जाए, वहाँ किसी दल की सरकार ही नहीं बन पा रही है, हंग असेंबली आ गई, तो क्या करेगा? प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ तो अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना? तो ये नहीं माना जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया राजमंडाल कमेटी। उसके बाद में 1973 में, 1969 में यहाँ पर जो है डीएमके की सरकार को सूझता है। ऐसे ही 1973 में पंजाब में सरकार होती है अकाली दल की, शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। मुख्यमंत्री कौन होते हैं उस टाइम पे? मुख्यमंत्री होते हैं प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल। अभी देखिए इन प्रकाश सिंह बादल के बेटे भी हैं, अभी नाम तो अभी मेरा दिमाग से निकल रहा है, अभी याद नहीं है। और थोड़े दिन पहले, अभी एक दो दिन पहले इनके ऊपर गोली चलाई जाती है पंजाब में, गोलीबारी इनके ऊपर हो जाती है। जो हरमिंदर साहिब है, या जो स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर ये इनको सजा सुनाई जाती है कि वहाँ दरबान का ये थोड़ा काम कर रहे होते हैं, इनको सजा सुनाई जाती है वो अकाल तख्त के द्वारा, क्योंकि ये कुछ ऐसा काम करते हैं जो सिख धर्म के विरोध में होते हैं। जब ये उप मुख्यमंत्री थे तब की बात है ना? तो फिर इनके ऊपर वहाँ पर गोली भी चलाई जाती है प्रकाश सिंह के बेटे में। प्रकाश सिंह बादल तो नहीं रहे, है ना? तो प्रकाश सिंह बादल की सरकार होती है पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल की सरकार होती है। तो ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया जाता है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में क्या था? कुछ तो पॉलिटिकल डिमांड्स थी और कुछ जो है वो रिलीजियस डिमांड थी। कुछ रिलीजियस डिमांड भी यहाँ पर होती है। ये एक प्रस्ताव पास कर देते हैं आनंदपुर साहिब में, ठीक है। क्या यहाँ पर डिमांड होती है? देखिए इन्होंने कहा कि भाई सेंटर जो है उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स में, कम्युनिकेशन और करेंसी में होना चाहिए। बाकी सारे पावर्स किसको दे दो? स्टेट को दे दो, हमें दे दो जी, है, क्योंकि स्टेट में हमारी सरकार है। अब जिसकी सरकार एक बार बच जाती है वो तो अपने आप को महान समझने लगता है ना? पर उनको क्या पता, तुमसे पहले भी यहाँ कोई और शख्स तख्त नशीर था, उससे भी अपने खुदा होने पर इतना यकीन था। ये सब पे लागू होता है। सब लोगों को वहाँ बैठ जाते हैं ना तो खुदा ही समझते हैं अपने आप को, ठीक है। फिर उन्होंने कहा भाई जो भी रेसिडुअरी पावर है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो सारी की सारी स्टेट को दे दो। अभी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? किसके पास है अवशिष्ट शक्तियाँ? सेंटर के पास हैं, तो भाई राज्यों को दे दो। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि सच्चा संघवाद आप लेके आओ, ट्रू फेडरलिज्म लेके आओ, जिसमें केंद्र में सभी राज्यों के समान बराबर होनी चाहिए, अधिकार जो है वो बराबर होनी चाहिए। भाई किसी स्टेट में जो है वो ज़्यादा सीट्स है लोकसभा में, किसी स्टेट की राज्यसभा में ज़्यादा सीट्स है, तो ऐसा मत करो। जैसा अमेरिका में है वैसा आप करो। अमेरिका में जो वहाँ का जो उच्च सदन है उसमें सीनेट में बराबर सबको दो दो सीट दी गई है ना? तो ये आपको नहीं करना चाहिए आपको, है ना? फिर क्या हुआ इसमें? इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? यहाँ पर कोई भी जो है इसकी बात मानी नहीं जाती है, क्योंकि ये बात मानने वाली यहाँ पर है ही नहीं, है ना? रेसिड्यूरी पावर स्टेट्स को नहीं, सेंटर को ही होना चाहिए। जिस तरीके से अपने यहाँ क्वासी फेडरलिज्म अपनाया गया उस तरीके से देखा जाए तो, ये हो गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ठीक है। अब आ जाता है भाई तमिलनाडु की सरकार ने कह दिया, बंगाल। अब देखिए एक बार अपना इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये देखो जी, यहाँ पर तमिलनाडु, तो यहाँ की सरकार ने कर दिया राजमन्नार, ने राजमन्नार आयोग बना दिया। कब बना दिया? 1969 में बना दिया। फिर यहाँ पर पंजाब, पंजाब ने बना दिया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पीबी पंजाब। कब बना दिया? तो 1973 में। और 1973 में एक और चीज़ क्या हुई थी? एक वाटर शेड इवेंट और हुई थी इंडिया में 1973 में। याद रखने का तरीका यही है। क्या हुआ था? केशवानंद भारती केस। और इसमें क्या हुआ था? बेसिक स्ट्रक्चर। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973। ये सब आपको याद रखना है ना? अब देखिए यहाँ इन्होंने कह दिया कि भाई हमारे बात मानो, यहाँ इन्होंने कह दिया। तो अब यहाँ पर जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार, इन्होंने भी कह दिया कि भैया हम भी एक मेमोरेंडम बना रहे हैं। कब? 1977 में ये भी बना देते हैं एक मेमोरेंडम। ये भी पश्चिम बंगाल की सरकार भी जो है एक मेमोरेंडम यहाँ पर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। माफ कीजिएगा।
ठीक है, ये बनाने में यहाँ पर लग जाते हैं। ठीक है सर। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर होती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। क्या होती है, किसकी सरकार होती है यहाँ पर? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है। और इसके मुख्यमंत्री कौन होते हैं? ज्योति बासु। और ज्योति बासु वन ऑफ द, आप कहो कि इनको मैक्सिमम टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले ये थे ज्योति बासु, है ना। तो ज्योति बासु जो है ये कम्युनिस्ट, इनके अध्यक्षता में यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वेस्ट बंगाल में, है ना। इन्होंने जो है एक मेमोरेंडम जो है वो ये पब्लिश करते हैं, सेंटर को एक ज्ञापन देते हैं। और उस ज्ञापन में ये क्या सजेशन देते हैं? ये कहते हैं कि एक तो जो है अपने यहाँ यूनियन लिखा गया, आर्टिकल 1 में लिखा गया ना, इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ बोलो कि भैया इंडिया शुड बी फेडरेशन ऑफ स्टेट, यानी यूनियन की जगह आप लगाओ फेडरल। अब जैसे ही फेडरल आएगा तो क्या होगा? अमेरिका वाला सिस्टम लागू हो जाएगा जहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा पावर है ना। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया यूनियन शब्द को हटाओ, फेडरल शब्द लाओ। फिर इन्होंने बताया कि सेंटर का जुरिडिक्शन है उसको लिमिट करो। भाई इनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, इनको सिर्फ रक्षा का, विदेश नीति का, मुद्रा का, कम्युनिकेशन का, इनका ही अधिकार देना चाहिए, बाकी सब जो है इनको अधिकार नहीं देने चाहिए। ठीक है सर। अब इन्होंने कहा कि जितना भी रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को उसका 75% स्टेट्स को जाना चाहिए अभी भी। भाई 14th फाइनेंस कमीशन ने कितना बताया? 42%। और 15th ने कितना बताया? 41% बताया। और ये क्या कह रहे थे तभी 1977 में कि 75% जो स्टेट को दे दो। क्यों? क्योंकि भैया जी स्टेट में बैठे हैं ना। ठीक है साहब। इन्होंने कहा भैया आर्टिकल 356, 357 और 360 जो है इनको समाप्त कर दो। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसको भी समाप्त कर दो। ठीक है साहब, कर देते हैं अभी। इन्होंने कहा भैया ऑल इंडिया सर्विसेज जो है इनको अबॉलिश कर। अब देखो एक ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है, जो जो प्रस्ताव, जो जो कमिटीज स्टेट्स ने बनाई हैं उनमें एक आपको पैटर्न सा दिख रहा होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही यूपीएससी के लिए पढ़ा जाता है। हर चीज याद करने नहीं बैठी जाती है, हर चीज याद कर भी नहीं सकता आदमी। प्रीलिम्स पास करना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हर्डल है प्रीलिम्स, और यहाँ पर फैक्ट बहुत सारे पूछे जाते हैं। मेंस में मान लीजिए आपको ये वाली याद भी नहीं रही तो एक दो चीज़ें इधर उधर आप रख दोगे। 75% राजस्व याद नहीं आ रहा, आप कहोगे कि मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है शुड गो टू द स्टेट्स, ऐसा आप लिख दोगे तो भी चलेगा, उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसमें पैटर्न है ना कि अगर स्टेट ने बनाए हैं तो वो कैसी बातें करेगा, ज़्यादा ऑटोनॉमी की बातें करेगा, पैसा सारा हमें दे दो जी, ये सेंटर की सर्विस हटा दो जी, प्रेसिडेंट रूल भारी कर दो जी, ऐसा बातें ये करेंगे, है ना। ऐसे बातों को बताओ, सेंटर मानेगा? नहीं मानेगा। तो नहीं माना, जब आप ही नहीं मान रहे तो सेंटर कहाँ से मानेगा? ठीक। अब जब इतनी बातें चली रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होश आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो जी, सब अलग अलग अपनी अपनी कमिटीज बना रहे हैं, इसके बजाय काम करते हैं हम भी एक कमेटी, हम ही एक कमेटी बना देते हैं। ठीक है सर। तो ये बुलाते हैं सरकारिया साहब को, RS सरकारिया साहब। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, RS सरकारिया साहब। इनको बुला दिया गया, आओ महाराज। बोले बोलो। तो उन्होंने बोला अब 1983 में देखें यहाँ पर PM कौन हुआ करती थी? आपको याद रखना पड़ेगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है यहाँ पर PM हुआ करती थी। 1984 में तो फिर इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। ये आपको बहुत ये याद रखना है, कब कौन PM था, कौन CM था, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बने भी ऑलरेडी, अगर आपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। हाँ ठीक है। वैसे भी अगर नहीं भी क्वेश्चन बने तो भी आपको ये पता होना ही चाहिए, वैसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है। इनको बोला कि एक काम करो जी महाराज, आप सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी संबंध है उसके आप समीक्षा करो जी, आप रिव्यू करो कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें गलत है, क्या क्या चीज़ें सही है। ठीक है। इन्होंने कहा जब ठीक है जी कर देते हैं। अब इन्होंने सरकारिया साहब ने पूरा पता लगा लिया और उन्होंने क्या कहा, कहा कि फेडरलिज्म जो है, जो संघवाद अपने यहाँ है, उसको एक फंक्शनल अरेंजमेंट आप बनाओ, है ना। इसको एक फंक्शनल अरेंजमेंट बनाओ। आप कहने में तो जो है वो, लिखने में फेडरलिज्म आप करवा रहे हो और ऑपरेशनल फेडरलिज्म यहाँ है ही नहीं। ऑपरेशनल फेडरलिज्म का क्या मतलब हो गया भाई? फेडरलिज्म का मतलब क्या है? बस सेंटर और स्टेट दो अलग अलग सरकारें होगी, दोनों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होगी, दोनों एक दूसरे की यहाँ पर रिस्पेक्ट करेंगे, तो अपने अपने पावर्स का रिस्पेक्ट करेंगे। और यहाँ पर सेंटर क्या कर रहा था, जहाँ पर उस दल की सरकार नहीं थी जिसके सेंटर में है, वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा था। वहाँ पर ऐसा हो रहा था ना भाई। 1977 में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और कांग्रेस हार गई तो 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है। और फिर जैसे ही 1989 ये संयुक्त मोर्चा की सरकार गिर जाती है थोड़े दिनों में ही,
और संयुक्त मोर्चा की सरकार गिरने के बाद में वापस इंदिरा गांधी पीएम बनती है, तो वो भी वही करती है कि उन 9 राज्यों में जहां पर पहले वाले राज्यपाल थे उनको वो हटा देती है। तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ट्रू फेडरलिज्म यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये सब स्टेट कह रहे हैं कि नहीं सेंटर को कमजोर कर दो, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सिचुएशन अभी खराब चल रही है, ऐसे में हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत जरूरी है, ताकि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो देश की बनाई रखी जा सके, ठीक है साहब। अब इन्होंने कहा जो अब तक जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जो प्रस्ताव पारित करे जा रहे थे, जो कमेटीज बनाई जा रही थी, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी भाई सेंटर की पावर कम कर दो, सेंटर की पावर कम कर दो। सरकारी साहब ने कहा कि नहीं, सेंटर की पावर बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। इन्होंने 247 रिकमेंडेशन दी थी, उसमें से 180 रिकमेंडेशन जो है वो मान ली गई थी। आपको सारी याद करने नहीं बैठना है ना। जैसे कि इन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल की बात करी थी कि इंटरस्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए, बाद में जो है 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल बनाई जाती है ना। तो ये इन्होंने बात कही थी सरकारिया कमीशन ने, है ना। और इसमें जो और रिकमेंडेशन थी मेन उनमें क्या रिकमेंडेशन है, इन्होंने बोला भाई सेंट्रल स्टेट काउंसिल बनाओ। आर्टिकल कितना आर्टिकल था, मैं भूल गया, 263 था। आर्टिकल 263, कभी कभी भूल जाते, दिमाग से निकल जाता है ना। फिर उन्होंने कहा भाई आर्टिकल 356 है, उसको रेयरली ही यूज करो। अब 356 में क्या है? प्रेसिडेंशियल रूल। कभी कभी लगाओ भैया, जब जरूरत पड़े अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करो, पहले ही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल मत करो, ये ब्रह्मास्त्र ही है। भाई अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? अंबेडकर साहब को तो ये था कि ये आर्टिकल 356 हम ऐड कर रहे हैं, ये एक मृत प्राय होगा, ये तो डेड एक प्रोविजन है, इसका इस्तेमाल होगा नहीं वैसे, परंतु इसका इस्तेमाल तो खूब हुआ, तमाम इस्तेमाल इसके हुए, ठीक है साहब। अब इन्होंने कहा है भाई ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, इनको स्ट्रेंथन करो। जैसे अब तक क्या कह रहे थे स्टेट वाले कि नहीं इनको हटा दो, अबोलिश कर दो, ये क्या कह रहे हैं? IAS IPS IFS जो है ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनको स्ट्रेंथन करो, और मैं तो कह रहा हूँ कुछ और ऑल इंडिया सर्विसेज भी आप बनाओ, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई गवर्नर को देखो, जब आए सरकार बदल जाए, मुंह उठा के बेचारे को हटा दिया जाता है। कहने को तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसी स्टेट के, मगर इनकी बेचारे की कोई औकात ही नहीं है। कैसे औकात नहीं है भाई? समझने के लिए समझना, ये वाली ऐसे भाषा का इस्तेमाल आप एग्जाम में मत कर देना, किसी बात करते वक्त भी मत कर देना, ये समझाने के लिए है ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे। अब देखो क्या है, कैसे औकात नहीं है? औकात इसलिए नहीं है कि मान लीजिए सेंटर में जिसकी सरकार है वो बदल गई, और जैसे ही वो बदली और उनको जिसने बनाया था वो उनको हटा दिया जाएगा हाथों हाथ। भाई 1977 में क्या हुआ? मोरारजी देसाई जैसे पीएम बने, उन्होंने उन राज्यपालों को हटा दिया जो पहले 9 स्टेट्स में कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए थे। तो ऐसा ये मत करो भाई, 5 साल का इनका टर्म है तो 5 साल का टेन्योर इनका रहने दो, ठीक है। ऐसा कोई भी लॉ अगर आप बनाओ जो स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, स्टेट के इंटरेस्ट अगर अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कोई भी लॉ अगर आप बनाओ तो वह स्टेट को पूछ लो, एक कंसल्टेशन कर लो। यही तो ट्रू फेडरलिज्म है, यही तो सच्चा लोकतंत्र है, ट्रू डेमोक्रेसी यही तो है भाई। जो आपके निर्णय से अफेक्ट हो रहा है उससे पूछोगे तो सही। और अगर आपको डेमोक्रेटिक बनना है रियल में, तो इसकी शुरुआत खुद से होती है। मान लीजिए आप किसी के लिए चाय बना रहे हो, छोटी छोटी बातों से डेमोक्रेसी डिसाइड होती है। यह बताएगा कि आप डेमोक्रेटिक हो कि नहीं। मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं किसी के लिए, और आप जो है अपनी तरफ से अदरक डाल दे रहे हो, लौंग डाल दे रहे हो, इलायची डाल दे रहे हो, तमाम चीज़ें डाल दे रहे हो। मान लीजिए किसी आदमी को अदरक की चाय पसंद ही नहीं है, और आप तो डाल दिए और आप तो बना दिए और कहो पियो, तो आप डेमोक्रेटिक आदमी नहीं हो। अगर आप उस आदमी के लिए चाय बना रहे हैं तो पूछ लो भाई अदरक की मैं डालने जा रहा हूँ, पसंद तो है कि नहीं है आपको। ये है ट्रू डेमोक्रेटिक आदमी। आप किसी के लिए कपड़े खरीद रहे हो और आप जो है उसके लिए लेके आ गए जीन्स, और उस आदमी को हो सकता है जीन्स पसंद ही नहीं हो, और आप ज़बरदस्ती उसके लिए लेके आए, तो आप डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है आपको आप ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने डेमोक्रेटिक हैं। तो उन्होंने कहा भाई अगर स्टेट्स अफेक्ट हो रहा है तो उनको पूछ लो तो सही महाराज की वो उनके वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है साहब। उन्होंने कहा भाई रेवेन्यू शेयरिंग जो है वहाँ पर कॉरपोरेशन टैक्स जो है, उस कॉरपोरेशन टैक्स को भी राज्यों को दिया जाना चाहिए। कॉरपोरेशन टैक्स पहले जो है वो राज्यों को दिया नहीं जाता था, तो क्या भाई नहीं, कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो भी राज्यों के साथ शेयर आपको करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जोनल काउंसिल उनको रिकंस्टिट्यूट करो ताकि एक फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर बन सके। अब जोनल काउंसिल क्या है? मैंने आपको बताया था जोनल काउंसिल ये कब बनाई जाती है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के हेल्प से बनाई जाती है, इसके थ्रू बनाई जाती है। फिर 1971 में एक नॉर्थ ईस्ट
जोनल काउंसिल भी बनाई जाती है, क्षेत्रीय परिषदें। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज नहीं है, जबकि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है साहब, है ना। फिर उन्होंने कहा भाई राज्यसभा जो है उनके पावर्स में कोई यहाँ पर चेंज नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले वाली जो कमिटीज थी वो क्या कहती थी, भाई राज्यसभा जो है उसको लोकसभा के बराबर पावर दो आप हर क्षेत्र में, है ना। हालांकि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर पावर नहीं है ना। जब हम पढ़ेंगे संसद पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब और देखेंगे इनके बारे में। कुछ क्षेत्रों में लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। कैसे, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो डिसाइड करता है ना। जो मनी बिल है वो यहीं पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में। तो ऐसे कुछ पावर्स जो है लोकसभा के पास अतिरिक्त है राज्यसभा से। तो क्या पहले वाले जो कमेटीज बनी थी स्टेट्स ने, वो क्या कहती थी, भाई राज्यसभा को बराबर दर्जा दो इसमें। परंतु यहाँ पर ये मना कर देता कि नहीं, इसमें कोई चेंज मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है साहब। इसके बाद में 1983 के सरकारी कमीशन के बाद में कट टू 2007 में आ जाओ आप। ये है पंछी नहीं है, पुंछी आयोग। जहां जहां आपको पंछी दिख रहा है वो पुंछी आयोग आप कर लेना उसका, पुंछी आयोग। 2007 में यहाँ पर पुंछी आयोग जो है वो गठित किया जाता है ना। ठीक है, ये जस्टिस पुंछी, ठीक है, मदन मोहन पुंछी इनका नाम होता है। ठीक है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं। देखो इसी वक्त अब नया एक क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, नई शताब्दी आ गई है, वो 20th सेंचुरी, अब 21st सेंचुरी आ गई है, नई नई चीज़ें यहाँ पर बदल गई है ना। अब जो है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी हम अपना चुके हैं 1991 में, इसका प्रभाव हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है, इंटरनेट आ चुका है ना। ये बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव यहाँ पर हुआ। आतंकवाद जो है उसमें बढ़ावा मिल रहा है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो इसके लिए फिर पुंछी आयोग बनाया जाता है सरकार के द्वारा कि जो है अब क्या जो है चेंज होना चाहिए सेंटर स्टेट रिलेशंस में। इसके लिए एक आयोग बनाया जाता है, मदन मोहन पुंछी साहब को बनाया जाता है। पुंछी साहब आप जो है देखो, रिव्यू करो सेंटर स्टेट रिलेशन को कि जो अभी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं जो है देश दुनिया में, उसका क्या प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है, और जो सरकारिया रिपोर्ट है उसके बाद से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं पिछले 2 दशकों में, उनका आप थोड़ा सा रिव्यू करो और देखो क्या क्या होना चाहिए। टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो दी जाती है इनको कि जो भी इंप्रूवमेंट्स आपको लगे, है ना, एग्जिस्टिंग जो भी अरेंजमेंट है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें जो भी इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है उसको रिव्यू करो, सजेस्ट करो, है ना। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध स्टेट और सेंटर के बीच में, इनमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है कि बदलाव होना चाहिए। ये जो गवर्नर्स हैं उनका रोल जो है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, फिर जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस है, रिवर वाटर शेयरिंग का जो प्रोविजंस है, इंटर स्टेट कोऑपरेशन है, इनसे रिलेटेड जो आप रिव्यू करो जो भी प्रोविजंस है। फिर गुड गवर्नेंस जो है उसको बनाए रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और पॉवर्टी, इलिटरेसी, इन चीज़ों को कम करने के लिए, हटाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है ना। और कमीशन जो है उन्होंने फोकस किया प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो भी थे, है ना, ऐसे प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो कि बैलेंस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए जरूरी है, और साथ ही साथ आपको इंटीग्रिटी और यूनिटी देश की वो भी बनाए रखनी है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बना रही है, स्टेट जो है उनका भी सहयोग बना रहे और देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे। ऐसा आपको कुछ जो है रिकमेंडेशन यहाँ पर देनी है। अब पुंछी आयोग जो है कुछ की एरियाज इसके होते हैं फोकस के। पुंछी एरियाज जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन पे ध्यान देता है ना। तो पुंछी आयोग कहता है कि भाई जो सेंटर जो यूनियन है उसको अधिक ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है वो उसको स्टेट्स को ही हैंडल करने देना चाहिए, आपको बार बार जाके उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जाके, है ना। फिर जो कंकरेंट लिस्ट में मामले हैं उनको भी स्टेट को ही करने देना चाहिए, आपको बहुत ही जरूरत पड़े तो आपको वो काम करना चाहिए, नहीं तो स्टेट को जो कंकरेंट लिस्ट में हो स्टेट को काम करने देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि स्टेट और सेंटर दोनों को अफेक्ट करता है, तो ऐसे मामलों में सेंटर और स्टेट के बीच में कोई इनफॉर्मल या फॉर्मल अग्रीमेंट हो जाना चाहिए पहले ही। हाँ, बैठ के बात कर लो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या करते थे नेहरू जी, नेहरू जी ऐसा क्या करते थे जब वो पीएम थे, तो वो क्या करते थे जब भी जैसे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी, जो कि पूर्णतया सेंटर का काम है, कोई निर्णय लेना होता था तो वो क्या करते थे चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखा करते थे। अब मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ,
मगर जो अच्छा आदमी है, जो अच्छा करता है, उसको तो भाई देश दुनिया मानती है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको पत्र लिखा करते थे, पूछा करते थे कि भाई ये काम है, ऐसा करें कि ना करें, आपकी क्या सलाह है, ऐसा तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है। फिर रोल ऑफ गवर्नर के बारे में ये कहते हैं कि गवर्नर जो है कुछ गाइडलाइंस के बेस पे जो है उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट, जो गवर्नर है, उनको लोकल पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पक्षपात उसको नहीं करना चाहिए, है ना। और उस राज्य का उसको होना भी नहीं चाहिए जिस राज्य में उसको किया जाए। जैसे कि मान लीजिए पंजाब में कोई गवर्नर है, बनाया जा रहा है पंजाब का, तो वो पंजाब का आदमी नहीं होना चाहिए, कोई बाहर का हो, ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स में शामिल ना हो जाए। ठीक है। फिर गवर्नर जो है उसको 5 ईयर का जो फिक्स टेन्योर है वो दिया जाना चाहिए, उसको ऐसे आर्बिट्रेरी रूप से उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, जब मन आया और जिस सरकार बदल गई तो उसको हटा दो, कुछ तो रीजन उसको आपको देना ही चाहिए, है ना। जैसे अगर गवर्नर है, हंग असेंबली है, या मान लीजिए वहाँ पर कोई किसी भी एक दल को सरकार जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है स्टेट्स में, तो गवर्नर को चीफ मिनिस्टर को चूज करने में पूरी ट्रांसपेरेंसी का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वो जिस दल से संबंध रखते थे या रखते हैं उस दल के नेता को उन्होंने बुला के ऐसा कर दिया। ऐसा हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, रातों रात जो है वो शपथ दिलवा दी गई। कर्नाटक में ऐसा हुआ, गोवा में ऐसा हुआ, है ना। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में ये कहते हैं कि 352 और 356 में, यानी कि 352 में नेशनल इमरजेंसी है और 356 में प्रेसिडेंट रूल है, इनको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाना चाहिए। कभी भी नेशनल इमरजेंसी मत लगाओ ऐसे फालतू में वो उठा के लगा दिया। 356 में प्रेसिडेंट रूल है, तो इसका तो बहुत ही दुरुपयोग किया गया है, तो भाई स्ट्रिक्टली रेगुलेट करो इनको, है ना। ठीक है। ये तभी ये अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में इसका उपयोग करो। फिर है फाइनेंशियल रिलेशन। तो स्टेट जो है उनको एक फेयर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा सेंटर ही रख ले रहा है और उनको पैसा दे ही नहीं रहा है ना। एक ट्रू फिजिकल फेडरलिज्म भी आना चाहिए, है ना। पॉलिटिकल फेडरलिज्म तो है कि भैया जो जो शक्तियां जो है इनके पास है, स्टेट सेंटर के पास अलग शक्तियां है, स्टेट के पास अलग शक्तियां हैं, मगर फिर जो फिजिकल पावर जो है उसके पास कम है ना। ठीक है। फिर है लोकल गवर्नेंस। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उनको ज़्यादा पावर आपको देनी चाहिए, है ना, उनको स्ट्रेंथन आपको करना चाहिए। इंटरस्टेट कोऑपरेशन पे इन्होंने कहा कि भाई जोनल काउंसिल्स वगैरह जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, है ना। चीफ मिनिस्टर के फॉर्म हो गए, चीफ सेक्रेटरी के कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसे आपको करना चाहिए, है ना। फिर उन्होंने कहा भाई लेजिस्लेटिव प्रोविजंस में देखा कि राज्यसभा में जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सारी स्टेट का। अभी क्या है देखो, किसी स्टेट का कम है, किसी स्टेट का ज़्यादा है। यूएस में कैसा है, क्या है, वहाँ के सीनेट जो है उस सीनेट में सभी स्टेट्स को 2-2 सीट दी गई है। वहाँ का 50 स्टेट है तो 100 सीट्स है वहाँ पर। मगर अपने यहाँ क्या है, पंजाब को कम है, राजस्थान को उससे अधिक है ना, यूपी को उससे ज़्यादा है। ऐसा अलग अलग प्रकार की जो है वहाँ पर सीटें, अपने यहाँ कोई एक जैसी सीटें नहीं है ना। तो भी तो कहते हैं इसे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, है ना, असमतोल संघवाद। ठीक है। तो ये हो गया इनकी रिजोल्यूशन, जो भी रिकमेंडेशन थी पुंछ आयोग की। ये इसकी हिंदी है, आप देख लेना आराम से बैठ के, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। अब और इसकी फिर रिकमेंडेशन और क्या थी, रिकमेंडेशन में थी कि भैया आपको जो है वो एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। कोई भी अगर आप कानून बनाओ उससे पहले केंद्र और राज्य जो है उनको सहमति बनानी चाहिए। राज्यपाल की भूमिका के बारे में भी ये कहते हैं कि भाई उसको फिक्स टेन्यूर दिया जाए, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए। फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन के बारे में पंचायती राज बॉडीज है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सेंट्रल जो इंटरवेंशन है वो बहुत कम होना चाहिए, और ये एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है कि स्टेट में काम ही नहीं हो रहा तो, है ना। तो ये हमने आज का लेक्चर देख लिया है, बहुत अच्छे से हमने ये देख लिया है, ठीक है ना, क्या क्या इनके बीच में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। ऐसा ही आपको याद रख लेना सारा का सारा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर राजमन्नार कमीशन बना दिया जाता है। ठीक है। फिर अगर देखो तो आनंदपुर साहिब, फिर पश्चिम बंगाल जो है वो यहाँ पर प्रस्ताव ला दिया जाता है। फिर यहाँ पर सरकारी आयोग बना दिया जाता है 1983 में, है ना, सरकार। या फिर 2007 में जो है पंछी आयोग बना दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद यहाँ पर रख लेनी चाहिए। 1969 में ये बना दिया जाता है, और 1977 में 73 में ये ले दिया जाता है ना। पश्चिम बंगाल सरकार जो है प्रस्ताव वगैरह ला दिए जाते हैं। ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। इनकी रिकमेंडेशन क्या है वो रिकमेंडेशन आपको देख लेनी है।
है ना। और मेरे लेक्चर के अलावा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है ना वो आपको बैठ के पढ़ लेना। याद मैंने आपको सारी चीज़ें कराई दी है, समझा मैंने आपको दिया ही है। एक बार वो बुक जो है अपने आंखों से आप एक बार पढ़ लेना, उससे क्या होता है कि वोकेबलरी आ जाती है ना। तो आपको एम लक्ष्मीकांत बुक यहाँ पे पढ़ना है। एनसीईआरटी में इतनी सारी चीज़ें जो है वो नहीं दी हुई है। बाकी जो मैंने फैक्ट बताया 1957 में जो सरकार बनी, एम एस नंबूदरीपाद की सरकार है, ऐसे फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। आपको ऐसे एक रिकम आप ऐसा क्या कहते हैं उसको, अजीब सा फैक्ट जो है वो लेके आ जाता है जो कहीं पे ऐसे नहीं दिया होता है ऑर्गेनाइज तरीके से। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई मित्र, बंधु, दोस्त, सखा हो तो आप चैनल को अवश्य रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।